हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास 12वीं स्टडी चैनल पर। हमने पहले वीडियो में जैनेंद्र कुमार जी के जन्म, मृत्यु और उनकी प्रमुख रचनाओं और प्रमुख पुरस्कारों के बारे में पढ़ा था। अब हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है। मतलब यहाँ पर जैनेंद्र कुमार जी कहना चाहते हैं कि जो अपने यथार्थ को ही अपना सत्य मान बैठता है, जो अपने यथार्थ को ही अपना अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठता है कि मैं आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं इसके लिए क्या हूँ, असमर्थ हूँ। पर जिसने स्वप्न के सत्य में दर्शन किए वो यथार्थ की विकृतता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। इसके माध्यम से जैनेंद्र कुमार जी कहना चाहते हैं कि जिसने सपने में भी सत्य के दर्शन किए हो, स्वप्न में भी उसे सत्य दिख रहा हो, तो वो है ना यथार्थ सामने की घटना का विकृतता से कैसे मतलब सामने हो रही उस स्वप्न हकीकत में बदल गया तो उससे कैसे निरुत्साहित हो सकता है। हिंदी में प्रेमचंद्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेंद्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। मतलब जो हिंदी में प्रेमचंद है ना, उनके बाद में महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित है जैनेंद्र कुमार। इनका अवदान बहुत व्यापक है और वैविध्यपूर्ण भी है। इन्होंने अपने उपन्यास और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया, जिनमें परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुता प्रतिष्ठा दिलाई। इन्होंने परख और सुनीता दो रचनाओं के बाद 1947 में प्रकाशित इनका त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक और उपन्यासकार के रूप में प्रभुता प्रतिष्ठा दिलाई है। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सम जैसी कहानियाँ भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। इनकी जो खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य और तत्सम जैसी जो कहानियाँ हैं वो भी इन रचनाओं के रूप में इनको मान्यता प्राप्त हुई है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र कुमार की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही है। जैनेंद्र कुमार जी कथाकार तो थे ही, कथाएं लिखते थे, लेकिन इसके साथ ही वो गंभीर चिंतक थे। मतलब वो जिस विषय पर लिखते थे उसके ऊपर गंभीर सोच विचार कर लिखते थे। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की भी कोशिश की है। उन्होंने ना अपने कथा कहानियों के अंदर बहुत सरल एवं औपचारिक सी दिखने वाली शैली का प्रयोग किया है, जिसमें उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। मतलब इनकी रचनाओं के अंदर समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्न है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं। ये अपनी गांधीवादी इनका चिंतन दृष्टि है, ये गांधी जी की राह पर चलते हैं, जिनका सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं। वह अत्यंत दुर्लभ है। वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदय गम किया है। उन्होंने गांधी जी के दिखाए हुए पथ का कितनी गहराई तक हृदय गम किया है, अर्थात उसकी पालना की है। अब इनके द्वारा इस पुस्तक में रचित इनका पाठ है बाजार दर्शन, जो इनका एक महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है, जिसमें गहरी वैचारिकता है, साहित्य, सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1 डेढ़ दशक पहले ही शुरू हो गई थी।
पहले लिखा गया कि जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर वस्तु को समझाने के मामले में बेजोर है। पिछले 1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर दशक पहले इनके बारे में पहले लिखा गया कि जैनेन्द्र का लेख है ना, तो आज भी उनकी मूल अंतर वस्तु को समझाने में मामले में बेजोर है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें गुलाम बना देती है। मतलब उन्होंने अपने परिचितों और मित्रों से जो अनुभव साझा करते हुए हमें ये बताने की कोशिश की है कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है, कैसे हमारे को अपनी ओर खींच लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें, तो उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से भराकर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमारी जो आवश्यकता है, उसको हमने समझकर बाजार का उपयोग किया तो हम बाजार का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने और उसकी चमक दमक और उसकी रौनक देख के और उसकी मोह में फंस गए तो वह असंतोष और तृष्णा ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किंसांगों की तरह। इस अध्याय के अंदर जैनेन्द्र कुमार जी ने बाजार के मूल भाव को भांति भांति से समझाने की कोशिश की है। कहीं उन्होंने दार्शनिक अंदाज में कहा है तो कहीं किंसांगों की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। इससे आगे के वीडियो में हम इस अध्याय के इस पाठ को पढ़ेंगे, बाजार दर्शन को। और एक दोस्त का कमेंट आया था कि इसका पीडीएफ, तो इसका पीडीएफ कमेंट बॉक्स में डाला हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।